नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। तत्वार सूत्र में हमने काल द्रव्य की चर्चा चालू की थी, बराबर। और काल द्रव्य की चर्चा में ये चीज की थी कि काल द्रव्य की सिद्धि कैसे की जा सकती है। तो काल द्रव्य की सिद्धि के कुछ सिंपल फॉर्मूले दिए थे कि भाई काल द्रव्य है क्योंकि वह जीव के परिणमन, जीवादि द्रव्यों के परिणमन का कारण है ना। अगर काल को नहीं मानो तो परिणमन का साधारण कारण, साधारण मतलब क्या होता है? साधारण मतलब क्या अर्थ लेना है इसका कि भाई आप कहोगे कि साहब शरीर के कारण परिवर्तन होता है, बराबर। तो फिर प्रश्न आता है शरीर में किसके कारण परिवर्तन होता है? बोले उम्र के कारण परिवर्तन होता है। तो उम्र क्या है? बोले काल, बराबर ना। तो अगर हम साधारण का मतलब लेने जाएं तो साधारण का साधारण सा मतलब ये है कि जो कॉमन कारण है, सारे द्रव्यों का अलग अलग परिणमन में निमित्त कारण खोजने जाएंगे तो प्रश्न होता है उसके परिणमन का कारण कौन है, उसके परिणमन का कारण कौन है, उसके परिणमन का कारण कौन है। तो ऐसे करते करते जब सारे कारण आप खोज लोगे तो अंतिम कारण के रूप में आपको कौन मानना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कौन? हाँ, काल द्रव्य। उसे साधारण कारण। साधारण का थोड़ा गुजराती में अर्थ अलग अर्थ में है, मतलब साधारण आदमी है इस अर्थ में साधारण लेते हैं। यहाँ साधारण का मतलब वो नहीं है, डाउन कारण नहीं है। यहाँ साधारण का मतलब एब्सोल्यूट निमित्त कारण, कि आप सारे कारणों के बाद में, जैसे कि अब जैसे अपन धर्म अधर्म से समझे ना तो ज्यादा बात ख्याल में आएगी कि भाई कोई कहता है हम किसके कारण चल रहे हैं, बोले गाड़ी के कारण, पैर के हाथ पैर के कारण चल रहे हैं, गाड़ी के कारण चल रहे हैं। गाड़ी किसके कारण चल रही? बोले टायर के कारण चल रही है। टायर किसके कारण चल रहे हैं? तो रोड के कारण चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक साधारण कारण पे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? वो साधारण कारण क्या माना हमने? धर्म द्रव्य, बराबर। यानी धर्म द्रव्य साधारण कारण माना तो इसका मतलब वो डाउन कारण है ऐसा नहीं है। साधारण मतलब एक कारण जो सब में घटित होता है। पॉइंट समझना है। थोड़ा गुजराती भाषा के कारण आपको वो शब्द उतना बैठेगा नहीं, क्योंकि हमने गुजराती में साधारण शब्द को बड़ा साधारण सा कर दिया। साधारण आदमी, यहाँ साधारण मतलब अनिवार्यता के अर्थ में साधारण, कॉमन कारण। सारे कारणों का जो एक अगर आप ढूंढने जाओगे तो एक कारण देखेगा परिवर्तन का, उसे यहाँ साधारण कारण के रूप में कहा गया है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ख्याल में आया ना? समझे कि नहीं समझे? तो एक ये चीज यहाँ पे साधारण कारण समझना। आत्मा को भी बोलते हैं साधारण है, जीव साधारण है। साधारण मतलब क्या है? शक्ति ने बोले नहीं, जीव सामान्य है, विशेष तो दृष्टि में नहीं आता, सामान्य का प्रतिवाचक, कॉमन। कॉमन के एक अर्थ होता है कि जो अनिवार्य हो ऐसा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस अर्थ में यहाँ पे दिया गया। दूसरे नंबर की बात, कालाणु एक प्रदेश पर ही क्यों होते हैं? तो जितनी बड़ी पर्याय उतना द्रव्य, इसीलिए काल की समय की पर्याय जितना एक प्रदेशी कालाणु है। बात समझ में आई कि जितनी बड़ी पर्याय होती है उतना द्रव्य, चाहे जितना बड़ा द्रव्य उतनी बड़ी पर्याय। दोनों चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? जितनी बड़ी आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतनी आत्मा। तो अगर काल का परमाणु एक प्रदेश पर है तो काल की पर्याय भी एक प्रदेश वाली होगी, और पर्याय एक प्रदेश पर हो रही है तो काल का द्रव्य भी एक प्रदेश पर होगा, बराबर। ये लॉजिक ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं? है? एक प्रदेश क्यों बोला? क्योंकि एक प्रदेश कॉमन फैक्टर है। एक प्रदेश कैसा फैक्टर है? कॉमन फैक्टर है।
कि भाई जितना जीव उतना गुण उतनी पर्याय, ऐसा होता ना। तो जीव असंख्यात प्रदेश में है, उसके गुण असंख्यात प्रदेश में है, तो उसकी पर्याय भी कैसी होगी, असंख्यात प्रदेश वाली होगी। अब कालाणु एक प्रदेश में है, उसका गुण एक प्रदेश में है, तो उसकी पर्याय भी कितनी होगी, एक प्रदेश वाली। यानी जितना पर्याय का विस्तार है उसके हिसाब से द्रव्य का विस्तार लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि द्रव्य और पर्याय अलग अलग होते हैं क्या, बोले नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही यार? है, देखो जैसे कोई व्यक्ति के अगर अलग अलग वो सीटी स्कैन करते हैं ना, नक्शे वक्शे देखते हैं, किसी ने अगर किसी के अंदर में ब्लड की फोटो निकाली, ब्लड की अकेली आती है ना फोटो, ब्लड की रक्त संचार की फोटो निकाली, कोई ऐसी मशीन, तो रक्त संचार की फोटो निकालने पर हमें उसकी बॉडी का अंदाजा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां रक्त बह रहा है वहां वहां शरीर है। एक एक जनरल आइडिया आएगा कि नहीं आएगा, है? हर जगह आप ये लगा सकते हो। तो ऐसे जहां जहां पर्याय हो रही वहां वहां द्रव्य है, जहां जहां द्रव्य वहां वहां पर्याय है। तो कालाणु अगर एक प्रदेश पर रहता है तो उसकी पर्याय भी कितनी होगी, एक प्रदेश की होगी, और पर्याय एक प्रदेश पर रहती है तो कालाणु कितना होगा, एक प्रदेश वाला ही होगा। ऐसा इन दोनों का समझना। अब देखो एक प्रदेशी क्यों है कालाणु, तो बताते हैं कि मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश ही सहायक होता है। कि कालाणु रहेगा तो एक प्रदेश में ही रहेगा, आधा इस प्रदेश में रहे आधा उस प्रदेश में रहे, ऐसा तो होता नहीं है, बराबर। तो वो अपने अपने प्रदेश में ही रहता है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि कालाणु अपने एक प्रदेश में ही रहता है, बराबर। उस प्रदेश के द्रव्यों को विशेष रूप से एक परमाणु का परिणमन कैसे हो, बराबर समझ में आया। कि विशेष रूप से अब यहाँ आकाश के प्रदेश ही सहायक होता है। देखो यहाँ पे हर प्रदेश पर एक ही प्रदेश क्यों होता है, तो बताते हैं, वरना उस प्रदेश के द्रव्यों विशेष रूप से एक परमाणु का परिणमन कैसे हो। क्या बोला, अगर, देखो बात को समझना, अगर एक प्रदेश पर अगर एक प्रदेश पर कालाणु ना हो, अगर एक प्रदेश पर कालाणु ना हो तो उसके परमाणु का परिणमन कैसे। इसको ऐसे समझो, घर में आपने वाईफाई लगाया, बराबर, और वाईफाई लगाने पर कोई बोले कि भाई ये पूरे घर को कवर करेगा कि नहीं करेगा, बोले नहीं, इस जगह पर जहां लगाया है वही नेट चलेगा, इस कमरे में नहीं चलेगा, उस कमरे में नहीं चलेगा, तो आप ऐसा लगवाओगे क्या, है? किसको लगवाओगे, कि जो जो क्या करे, कि जो जिस प्रदेश पर रहे वहां पूरे जगह पर काम लगे, मतलब वो वाईफाई की तरंगे पूरे घर में हो, और पूरे घर में हो तब लाभदायक हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर वो पूरे घर में नहीं होगा तो उस कमरे में अगर हमें नेट चलाना है तो कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। हम यही सोचते हैं ना, घर में लाइट लगवाना है, लाइट तो हम कैसे सिस्टम करते हैं, एक जगह अंधेरा कर दो, डार्क रूम बना दो, नहीं, हर जगह प्रकाश होना चाहिए, अगर प्रकाश होगा तो हम रहेंगे। तो वैसी बात यहाँ पर कि अगर किसी जगह कालाणु नहीं होगा तो उस जगह के द्रव्यों के परिणमन में कारण कौन बनेगा, निमित्त कारण कौन बनेगा। इसीलिए जितने प्रदेश उतने कालाणु, जितने प्रदेश उतने कालाणु, असंख्यात प्रदेश लोग के हैं तो कालाणु कितने हो गए, असंख्यात हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये चीज को थोड़ा विचार लेना है ना। देखो हाँ, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अगली स्लाइड अपन आप जाते हैं गुण की तरफ, बराबर। तत्वार सूत्र में सबसे कम चर्चित विषय है तो गुण है। है, सबसे कम चर्चित विषय है तो गुण है। क्यों, द्रव्य के लिए बहुत सारे सूत्र दे दिए, दिए कि नहीं दिए, जीव द्रव्य के लिए पहले से लेकर आगे, पर्याय के लिए भी बहुत सारे सूत्र देंगे। तो फिर गुण ने कौन सा गुनाह किया है जो गुण के लिए सूत्र ही नहीं मिलते, गुणों की वैल्यू नहीं है क्या आचार्य को,
है, समझ में आया कि नहीं है? देखो ऐसा नहीं है, कारण उसका बताता हूं। आप देखेंगे ना, मैं जो बात कह रहा हूं उसकी गंभीरता को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे तत्वार सूत्र में गुण के लिए एक ही शब्द मिला है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, बराबर। और एक आगे आएगा, पर्याय के लिए एक शब्द आएगा। तो गुण के लिए तो वो एक ही शब्द दिया, कौन सा? 41 नंबर का सूत्र। पर्यायों के लिए आगे के बहुत सारे सूत्र आएंगे, द्रव्य के लिए पहले के बहुत सारे सूत्र आ गए। तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बेसिक कारण ये है, आप लोग चलो बताओ पहले क्या कारण है, फिर मैं बताता हूँ। आप विचार करके देखो, गुण की चर्चा ऐसे नयों में भी जब चर्चा करते हैं तो एक नय हो जाता है द्रव्यार्थिक नय, एक नय कहलाता है पर्यायार्थिक नय, गुणार्थिक नय क्यों नहीं कहा जाता? ऐसे यहां पर भी चर्चा किए तो चर्चा में दो बातें हो गई, एक तो हो गया द्रव्य शुरुआती सूत्रों का, और फिर बाद में हो गई पर्याय। तो गुण के लिए मात्र एक सूत्र दिया, ऐसा क्यों? गुण द्रव्य में आ जाता है, गुण द्रव्य में आ जाता है, मतलब द्रव्य गुण एक हो गए, एक पार्ट हो गया ना, सब गुण द्रव्य का पार्ट हो गया। तो हाँ हाँ चलिए और बताइए, चलो हाँ और बताओ, खुशी बेन हाथ हैंड रेज किया था। सर पर्याय गुणों का परिणामन से ही पर्याय निकलती है द्रव्यों की, इसलिए उसका समावेश उसमें हो जाता है। एक एंगल बताया, चलिए और हितेन भाई। એટલે ગુણ એકચ્યુઅલી એટલે દ્રવ્યના આશ્રય જ હોય છે, કોણ એના કારણે એ દ્રવ્યમાં સમાવેશ થઈ જાય જો છે। બહુ સરસ, તમે નજીક પહોંચ્યા છો બધા। લગભગ મેન કારણ એ જ છે, દિનેશભાઈ ને ખુશીબેન ના આન્સર ने मर्ज કરવામાં આવે ना तो बात निकली जाए कि गुण को अलग से क्यों नहीं दिया। कारण क्या है कि गुण को हम दो रूप में समझ सकते हैं, एक तो द्रव्य के आश्रय वाला, किसके आश्रय वाला? द्रव्य के आश्रय वाला। तो इसके अंदर कुछ खूबियां किसकी जैसी होती हैं? द्रव्य के जैसी, कि जैसे द्रव्य नित्य होता है जैसे वैसे गुण नित्य होते हैं, जैसे द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होता है वैसे ये होता है, जैसे द्रव्य किसी के बिना है किसी के वैसे गुण है, बराबर। ऐसे अलग अलग तो कुछ खूबियां द्रव्य और गुणों की कॉमन होती है, इसलिए गुण का कुछ हिस्सा हम द्रव्य से समझ सकते हैं। दूसरे नंबर की बात, गुणों का परिणमन ही पर्याय कहलाता है। तो जब हम कहते हैं कि गुण मिलेगा कहां, तो गुण कभी स्वतंत्र रूप में तो मिलता नहीं। ज्ञान आपको कभी, आप ऐसे समझो कि आपको मिठाई कभी कैसे मिलेगी मिठाई, या फरसाण कैसे मिलेगा? मिठाई मिलेगी तो क्या कहते हैं, मोहन थाल के रूप में मिलेगी, बर्फी के रूप में मिलेगी, लड्डू के रूप में मिलेगी, पेंडे के रूप में मिलेगी। कभी आपको देखा कि नहीं है मिठाई चाहिए इनके बिना तो मिठास की पर्याय मिल जाए, लेकिन द्रव्य और गुण के बिना मिले, पॉसिबल है क्या? आप दुकान पे जाके बोलना, एक दिन डापण करना कि मुझे मिठाई दे दो, मिठाई, और वो मिठाई के नाम पे मोहन थाल, अरे ये तो मोहन थाल है मुझे तो मिठाई चाहिए। फिर वो पेंडे दे, अरे ये तो पेंडे है मुझे तो मिठाई चाहिए, है? ऐसे करोगे तो क्या होगा? है? यानी गुणों का परिणमन ही पर्याय होती है। क्या होती है? गुणों का परिणमन ही पर्याय होती है। तो जब हम पर्याय को पकड़ते हैं तो पर्याय का आधार गुण ख्याल में आ जाता है। इसीलिए गुण कथनचित रूप से द्रव्य में शामिल हो जाते हैं, कथनचित रूप से पर्याय में शामिल। कथनचित शब्द बोल रहा हूं, कथनचित शब्द जोड़ना जरूरी है, क्योंकि द्रव्य सर्वथा, गुण सर्वथा द्रव्य नहीं और गुण सर्वथा पर्याय नहीं, लेकिन गुण द्रव्य और पर्याय से सर्वथा भिन्न भी नहीं। दोनों बातें समझना, क्या बोल रहा हूं? फिर फरीथी, सर्वथा गुण द्रव्य નથી, सर्वथा गुण पर्याय નથી, પણ ગુણ દ્રવ્ય અને પર્યાયથી સર્વથા ભિન્ન પણ નથી, बराबर। એટલા માટે જ્યારે જ્યારે जब जब द्रव्य की चर्चा होती है तो बाय डिफॉल्ट गुण समझ में आ जाते हैं, जब जब पर्याय की चर्चा होती है तब तब भी हमें गुण ख्याल में आते हैं। तो गुणों को हम द्रव्य के माध्यम से भी समझ सकते हैं और पर्याय के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसीलिए आचार्यों ने
द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय दिए, गुणार्थिक नय नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है? श्लोक वार्तिक ग्रंथ में विद्यानंदी आचार्य ने इसी प्रश्न को उठाया और बोला कि ये किसी ने प्रश्न किया कि आपने द्रव्यार्थिक नय बोला, पर्यार्थिक नय बोला, गुणार्थिक नय क्यों नहीं बोला? तो उन्होंने क्या समाधान किया कि बूंद को आप क्या कहोगे? बूंद को आप, पानी की, समुद्र की बूंद होती है ना, तो क्या है वो? समुद्र है कि समुद्र नहीं है? बताओ, पानी की बूंद समुद्र है कि समुद्र नहीं है? समुद्र है अगर आप ये कहोगे तो वो क्या समुद्र बूंद के जितना होता है? और अगर आप ये कहोगे समुद्र नहीं है, तो जिसमें समुद्र नहीं है वो समुद्र कैसे बना सकता है? बूंद बूंद मिलकर सागर बनता है ना, तो है कि नहीं है? दोनों बातें ख्याल में आई कि नहीं? कि पानी की बूंद कथनचित है, समुद्र, कथनचित। हाँ, कथनचित है, कथनचित नहीं है। ये मतलब समझना कि वो बूंद समुद्र है इस अर्थ में नहीं है कि समुद्र बूंद के जितना है। गुण द्रव्य में आते हैं इस अर्थ में नहीं कि द्रव्य गुण जितना है, लेकिन जैसे बूंद बूंद करके समुद्र बन जाता है, ऐसे ही गुण गुण करके द्रव्य बन जाता है। इसीलिए वो कथनचित गुण द्रव्य में शामिल हो जाते हैं, कथनचित पर्याय में शामिल हो जाते हैं, इसीलिए अलग से बताने की जरूरत नहीं होती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए यहाँ पे बात कही जा रही। तो अब अपन अपने मुद्दे पर आते हैं, जो अपना मेन प्रश्न है कि तत्वार्थ सूत्रकार गुण को किस रूप में डिफाइन करते हैं। ये यहाँ पे सूत्र आता है, जरा मेरे साथ दोहराइएगा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, बोलिए द्रव्याश्रय निर्गुणे गुणाः। बहुत बढ़िया, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, है ना? देखो क्या कहते हैं। अब एक तो हमने गुणों की परिभाषा जो बाल बोध में पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? इसकी बीमारी फिर से चालू हो गई है। क्या पढ़ी हमने इसकी परिभाषा? हमने परिभाषा ये पढ़ी है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे हम गुण कहते हैं। बराबर, ये परिभाषा पढ़ी ना? ये ख्याल में है ना? द्रव्यनी बद्धा भागों ने बद्धी हालतों में रहे एने गुण कहिए छिए। तो उसके लिए आचार्य ने एक सुंदर शब्द बोला, द्रव्याश्रयाः। बराबर, क्या शब्द बोला? द्रव्याश्रयाः, कि जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। अब इसमें समझ गए, आश्रय दो प्रकार से होता है, एक तो क्षेत्र के हिसाब से और एक काल के हिसाब से। होता है कि नहीं होता आश्रय? कोई अगर यहाँ पे आप शरण लेने जाओ तो फिर दो प्रश्न होते हैं कि वो आपको आपका पूरा घर देगा कि कमरा देगा, और शरण लेने गए तो फिर ये एक दिन के लिए शरण देगा कि जिंदगी भर के लिए शरण देगा। होता है कि नहीं होता? दो चीजें हैं, दो चीजें हैं कि नहीं है? एक तो आश्रय लेने गए आप, तो पहले नंबर का प्रश्न क्या होगा कि वो कितना श्रद्धावान है आपके प्रति। पूरा घर दे दिया कि बोला कि ना ना भाई एक अटलो कमरा वापर जो। एक तो ये आश्रय दिया, तो उसने आंशिक आश्रय दिया कि सर्वथा दिया। दूसरे नंबर, एक दिन के लिए संभाला, मतलब क्या ना, होस्टिंग की कि अडॉप्ट कर लिया। दो दो रूप में आश्रय देना होता है ना। एक दिन आप किसी के रूप में मेहमानी करने गए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो एक दिन का आश्रय है, वो आप किसी, लेकिन वो कहेगी नहीं आपने बहुत अच्छा किया, अब आप हमें जिंदगी भर संभालो। ऐसा मैंने एक रिलेटिव के यहाँ देखा कि एक माँ जी उनके यहाँ रुकने के लिए आई, मुंबई में अकेली रहती थी। अब अकेली रहती थी तो उनके यहाँ पे रुकने के लिए आई, और रुकने के लिए आई तो उन्होंने अच्छे से खातिरदारी की। अब खातिरदारी की तो माँ जी को बहुत अच्छा लगे। अब वो कहते कि तुम्हें जितने पैसे लेना हो ले लो, मैं यहीं रुकूंगी। मुझे मेरे बेट, अब वो मेरे पास आए, बोले पंडित जी देखो मैंने तो अब अच्छे मन से किया था। अब माँ जी बोल बोले कि हमको घर नहीं जाना, मैं वहां अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे पास अच्छा लगता है।
मौसी बुआ और अपने बेटे बेटी को छोड़ के बोलेगे हम तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हें जितना खर्चा होता हम कर लोगे। बोले ये तो बड़ी धर्म संकट हो गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब उस दिन के बाद से उन्होंने बुलाना बंद कर दिया, बोले अभी ज्यादा अच्छी खातिरदारी करो तो फिर से अपनी माता में चिपक जाएंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यानी आश्रय दो प्रकार का होता है ना, 2 दिन का आश्रय और अडॉप्ट कर लेना। देखो ये तो मैंने थोड़ा व्यंग्यार्थ में बोला, लेकिन वास्तव में एक बात है कि क्या कहें, इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि व्यक्ति संबंधों को औपचारिकता में बहुत लेता है। उसकी नजर में बहुत सारी बातें, गंभीरता जो कि ना एक साधर्मी के प्रति जो समर्पण का भाव होना चाहिए, वो समर्पण का भाव नहीं दिखता। हमारे जो उपाय चलते हैं वो बड़े ऊपरी ऊपरी होते हैं। एक दिन 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे मिल लिया। कोरोना के टाइम पे मैं खास ये बातें बोल रहा हूँ कि बस अच्छा पहले मानो सर, चलो चलो खबर काढ़ी લઈએ। ખબર કેમ છો મજામાં, પછી એ જ ઓડિયો રેકોર્ડિંગ શું કરજો આમ કરજો તેમ કરજો, એનો समय બગાડશો। अरे समय बिगाड़ने की बजाय उसका सहयोग करो। ये 2 चीजों को समझो। ये सब संबंधों को सिर्फ औपचारिकता से निभाना मत सीखो। पता नहीं चल रहा आज के समय में आज जिससे आप बात कर रहे हो कल वो टिकने वाला है कि नहीं टिकने वाला। इसीलिए अगर आज आपके मन में कोई कोई हो तो एक बहुत गहराई से और संवेदनाओं के साथ सहयोगात्मक करो। बराबर, ये बहुत हुआ औपचारिकता, खबर काढ़વું પડે, फोन કરી લીધું ને પતી ગયું ने વાત, ये सब औपचारिक। मुझे तो कई बार बड़ा इरिटेटिंग लगता है। इरिटेटिंग नहीं लगता, मतलब आजकल एक सिस्टम आ गया बीच में बात, टेलीफोनिक बैठना। क्या मतलब है साहब इसका? कि सामने वो फोन लेके बैठा रहेगा और 2 घंटे तक आपको सेम टू सेम सब बातें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अच्छा શું થયો હતો? अच्छा એમ, હા સારું। પછી એ કહેશે કે એને કઈ નથી, આમાં તો ઓક્સિજન ઓછી પડી નથી, એટલે એની એ જ રેકોર્ડિંગ ફરી કેવી? આ શું બેવકૂફી છે? ટેલિફોનિક બેસણામાં ફોન કરવાની જગ્યા જ્યારે માણસ સાજો હોય ત્યારે જઈને એને કઈ જે તમારાથી થઈ શકતો હોય એ કરો। મરણ પછીની ઔપચારિકતામાં જેટલો સમય ગુમાવો છો એના કરતા જીવંતતા સાથે સહયોગ કરવાનો વિચાર કરો। ખ્યાલમાં આવે? કઈ ફરક નથી પડતો બેસણામાં 500 લોકો આવ્યા કે 5 લોકો કોરોનામાં દાજી, કઈ શું જેને માટે કરી રહ્યા છે તો છે નહીં। लोग इसमें बड़े दुखी होते हैं, बताओ 5 ही लोग आए हमारे उसमें, तो 5 और ज्यादा लोग, अरे तुम हो ही नहीं वहां पर, तो 5 आए चाहे 500 आए चाहे 5000 आए चाहे 5 लाख, तेल लेने जाए ना, तुम तो कहाँ चले गए? अब एंड टाइम पे भी उसे मेडल लेना है, मान लेना है कि मेरे उसमें 5 आए थे, इनकी में 500 आए थे, इनकी में 5000 आए। तुम हो ही नहीं भाई सब वहां। समझ आया कि नहीं है? मरने के बाद सब समय निकाल देते हैं, जीते जी समय नहीं निकाल पाते है। मतलब समय निकालने के लिए किसी के मरने की प्रतीक्षा करना ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। इसीलिए यहां पे कह रहा हूं कि भैया थोड़ा सा इस चीज को समझना कि साधर्मी और संबंधी ये समय थोड़ा विचित्र है। इसीलिए अगर आपको क्या कहते हैं सही रूप में संबंधों को निभाना है तो सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। सलाह सूचन वाला रवैया, सबको सब पता है। तुम 50 प्रकार की सलाह दोगे कि वो काढ़ा पीजो ना नाश पीजो, अरे 24 घंटे वो यही जानकारियां ले रहा है, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इससे उससे, जहां देखो उससे। उसे जानकारियों की कमी नहीं है आज के समय में, ओवर जानकारी से ओवर कंफ्यूज हो रहा है। बराबर ख्याल में? इसीलिए आपका रवैया सलाह सूचनात्मक ना होने की बजाय कौन सा होना चाहिए? सहयोगात्मक होना चाहिए। बराबर समझ में आया कि नहीं है? एक बीच में थोड़ा मुझे विकल्प आ रहा है इसलिए कह रहा हूं। कारण एक मैं आपको बताऊं, व्यक्ति जब व्यापार करता है ना तब उसे इन्फेक्शन होने का डर नहीं लगता, लेकिन जब किसी अपने सगे वाले के घर जाएगा ना सहयोग करने के लिए तो कोरोना थी जैसे, कोरोना थी जैसे, कोरोना थी जैसे। मैंने देखा ये जगह दुनिया में
क्या हो रहा है? मैंने देखा कि जगत में जब व्यक्ति क्या कहते हैं व्यापार करता हो तो नहीं देखता, तब तो नोट गिनने में नहीं विचार करता कि सामने वाला इन्फेक्टेड है कि इन्फेक्टेड नहीं है। पॉइंट समझ में है? लेकिन अगर सहयोग करने वाला हो ना, हो त्या गया ना कहीं लागी गयो तो, अरे लागी गयो तो लागी શકશે भाई, कहीं नवाई नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा आप गंभीरता से विचार करिएगा, और गंभीरता से विचार करके इस बात को समझना कि आपको अभी संबंध निभाना हो तो वो सबसे बढ़िया समय है, बनिस्पत इसके कि आप मरने का इंतजार करो। बराबर। ટેલિફોનિક બેસણીમાં ઔપચારિક રૂપ से શું થયો હતો ને કેવી રીતે થયો હતો એ પૂછવામાં કઈ રસ નથી। જીવતા ખબર પૂછો, જીવતા સહયોગ કરો। હે મરણ પછી આમ ત્યાં સ્મશાનમાં જવા માટે ભીડ લગાડો, કઈ મતલબ નથી। જીવતા કઈ હેલ્પ કરી શકતા હો તો કરો, એની વેલ્यू છે। भारत में की समस्या ही ऐसी है, लेकिन क्या करें, आपको महान बनना हो तो आपको मरना पड़ेगा। आपको किसी का शत्रु नहीं बनना हो तो आपको मरना पड़ेगा। आपको अपनी कदर करवानी हो तो आपको मरना पड़ेगा। यहाँ हर चीज मरने के बाद ही होती। किसी को याद करना हो तो आपको मरना पड़ेगा, जीते जी तो कुछ होता ही नहीं। समझ में आया? इसीलिए इस बीमारी से बचकर थोड़ा सा अपने आप को मेच्योरिटी के साथ दिखाते हुए थोड़ा अलग तरीके से जीवन जीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखो इसको फिर ये इस मोबाइल की बीमारी आ गई, फिर से लैपटॉप की। फिर से बंद हो गया इसका कैमरा। हाँ चालू हो गया। अब इसको हिलाना मना है, ये आईसीयू वाला पेशेंट है। सेज ऑक्सीजन ની નળી હલી જાય ને તો એનો બંધ થઈ જાય છે બધું। बराबर। चलो ओके। तो आश्रय की बात से बात आई थी कि आश्रय दो प्रकार से होता है, एक तो टाइम और एक काल। तो आप दो प्रकार से दे सकते हो सहयोग, एक तो वो क्षेत्र के हिसाब से शरण और एक काल के हिसाब से शरण। तो प्रश्न ये है, द्रव्य ने गुणों को किस रूप में आश्रय दिया है? क्षेत्र के रूप में कितना दिया और काल के रूप में कितना दिया है? प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न है? द्रव्य ने गुणों को किस रूप में आश्रय दिया है? क्षेत्र के रूप में कितना आश्रय दिया? क्षेत्र में पूरा कि पूरा क्षेत्र में। हाँ, कि द्रव्य ने गुणों के लिए पूरे क्षेत्र खोल दिए कि यू कैन यूज ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ माई। आप कह सकते हो मेरे इस घर का कोना कोना आप यूज कर सकते हो। तो द्रव्य ने जब गुण को आश्रय दिया तो द्रव्य ने उसको ये बोला कि भाई यू कैन यूज ईच एंड एवरी स्पेस, सिंगल स्पेस भी हो तो आप उसे यूज कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके लिए दिया। तो क्षेत्र के हिसाब से कितना आश्रय दिया? सर्वांग में। और काल के हिसाब से कितना आश्रय दिया? एक दिवस हाचवी ले एक काल। जनैया થઈને હે ગુણ જનૈયાની જેમ આવે ને દ્રવ્ય કે ના ના 2 દિવસ હાચવી લઈશ તને પછી તારો તું સમજી લેજે, 14 દિવસ હાચવી લઈશ તને પછી તારો તું સમજી લેજે, આવું नहीं। द्रव्य ने गुण को किस रूप में आश्रय दिया? द्रव्य ने गुण को आश्रय दिया कि अब मैं तुझे शरण देता हूं, तू त्रिकाल मेरे अंदर में रहेगा। द्रव्य के जैसा कोई स्वामी नहीं आज तक, जिस स्वामी ने अपने अंश को सर्वांश दे दिया हो। है? देखा आपको ऐसा द्रव्य के जैसा कोई स्वामी जिसने अपने अंश को क्या दे दिया हो? सर्वांश दे दिया हो कि भाई है अंश। गुण क्या है? द्रव्य का अंश है। लेकिन द्रव्य ने बोला कि भाई मैं भले ही तेरा अंश हूं, लेकिन तुझे कोई चिंता करने की जरूरत, तू मेरे हिस्से के ना पोर पोर को एक एक अंश अंश को उपयोग कर और मैं तुझे त्रिकाल अडॉप्ट करता हूं। त्रिकाल में तुझे आश्रय दूंगा, मैं कभी तुझे निकालूंगा नहीं। बोलो विचार करके देखो, समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए देखो चलो कोई बात नहीं, अभी एक और बात विचार में बाद में कहेंगे, है ना। तो एक चीज समझना है ना। देखो
तो आश्रय हुआ। अब दूसरे नंबर की बात, तो द्रव्याश्रय का खुलासा हुआ। दूसरे नंबर गुण कैसे हैं कि स्वयं तो गुणवान है लेकिन अपने अंदर में किसी दूसरे गुण को आश्रय नहीं देता। निर्गुण गुणः, यानी गुण उसका नाम है लेकिन वो गुण किसी दूसरे गुण को आश्रय नहीं देता, स्वयं निर्गुण होते हुए। यानी समझना, द्रव्य गुणों से भरा पूरा है और गुण निर्गुण है। ये गजब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका नाम गुण है वो निर्गुण है और जिसके नाम में गुण नहीं है वो अनंत गुणों से भरा हुआ है? बताओ क्या? कैसे? जिसका नाम गुण है वो निर्गुण है और जिसके नाम में गुण नहीं है वो अनंत गुणों से भरा है। ऐसी द्रव्य और गुणों की जोड़ी है। गुण स्वयं निर्गुण है, निर्गुण मतलब उसके अंदर कोई दूसरा गुण नहीं। अगर गुण के अंदर गुण हो जाए तो क्या दिक्कत है? हमारे पेट में क्यों दुखता है? हो जाने दो ना गुण के अंदर गुण है। गुण के अंदर गुण हो जाएंगे तो क्या समस्या होगी? सोचो, कब तक गुण निर्गुण रहे? हैं? बोलो सर फिर क्या होगा? गुण ही नहीं रहेगा उसमें, अगर और गुण मिक्स हो गए तो एक गुण का अस्तित्व गुण जैसा रहेगा ही नहीं। गुण, वेरी गुड, गुण के अंदर गुण हो गए तो गुण द्रव्य हो जाएगा। बात समझ में आई? गुण क्या हो जाएगा? गुण रहेगा ही नहीं, गुण द्रव्य बन जाएगा, क्योंकि गुणों को जो आधार देता है वो द्रव्य होता है। तो अगर एक गुण दूसरे गुण को आधार देने लगा तो गुण ही नहीं रहेगा, वो द्रव्य हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? तो निर्गुण होना मतलब, गुण और द्रव्य का एक फंडामेंटल अंतर ये है कि एक द्रव्य के अंदर में अनंत गुण होते हैं लेकिन एक गुण के अंदर में दूसरा गुण नहीं होता। यानी गुण गुण नाम होने पर भी निर्गुण ही होता है और द्रव्य में गुण नहीं है लेकिन तो भी गुणों का पिंड होता है। जगत में भी ऐसा बहुत देखा है, जो अपने आप को बहुत 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 वो करता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं फलाना, मैं ढिमका, बराबर अंदर में कुछ नहीं होता। और जो मूक रहता है वो अंदर में सत्व वाला होता है। मेरा अभी तक का अनुभव ही है, जो बुद्धिमान होता है बुद्धि का प्रदर्शन कम करता है और जो बुद्धिहीन होता है वो अपने आप को बार बार बताना चाहता है कि नहीं, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। आपको जीवन में अनुभव हुआ होगा। जो धनहीन होता है वो बार बार बताना चाहता है ना, अरे मैं निकाल रहा हूं ना, मैं निकाल रहा हूं ना, मतलब बताना चाहता है कि मेरे पास धन है। और जो एक्चुअल धनवान होता है वो बिल्कुल शांत रहते हैं। बराबर ऐसा आपने फील किया हो? जो जितना उथला होता है वो उतना ज्यादा हो, अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है ना, है? वो सब जगह देखी जाती। जो विद्वान नहीं होता विद्वत्ता ज्यादा बताना चाहते हैं, जो गुणवान नहीं होता वो गुणवत्ता ज्यादा बताना चाहते हैं, धनवान नहीं होता वो धनवान पना ज्यादा बताना, और जो वास्तव में इन गुणों से सहित होते हैं वो शांत रहते हैं। इसीलिए आप नामधारी नहीं, कामधारी बनो। आपका काम बोले, आपको ही आपकी बात बोलनी पड़े, ये तो बड़ी मूर्खता है। क्या कहते हैं, मुझे ये बताना पड़े, अरे साहब मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं होता। कई बार जब मुझको ही मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है, ये क्या तरीका है, मैं ही मेरे को इंट्रोड्यूस ये तो शर्मनाक बात है। समझ आया कि नहीं आया? ख्याल में है ना? तो ये द्रव्य और गुण की बात है। तो द्रव्य गुणवान होता है और गुण गुण सहित होने पर भी निर्गुण होते। तो निर्गुणता गुणों का स्वभाव है। क्या बोला? निर्गुणता गुणों का स्वभाव है। मतलब निर्गुणता मतलब कि गुणों में गुणपना नहीं होता, दूसरे गुण नहीं होते, इतना यहाँ पे कहना चाह रहा है। ओके, यहाँ गुण का खुलासा करते हैं, उसको देखना। गुण का लक्षण क्या लिया? सदा द्रव्य के आश्रय से रहे। सदा के दो अर्थ, सर्व क्षेत्र में और सर्वकाल में। और गुण का दूसरा लक्षण क्या रहा? अन्य गुणों से रहित हो। बराबर, ज्ञान जीव ज्ञान आदि गुणों से सहित है
लेकिन ज्ञान गुण दर्शनादि गुणों से रहित है, ऐसे समझना। बराबर, रहित है मतलब ज्ञान अलग रहता हो दर्शन अलग रहता हो, ऐसा नहीं। अब गजब बात है, ज्ञान और दर्शन सुख चारित्र आदि एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह रहने पर भी अपने अपने गुण में है, अन्य गुणों से रहित है, ये बात यहाँ सिद्ध होती है। बराबर, चलिए आगे की एक और स्लाइड ले लेते हैं, थोड़ी सी है। शंका, गुण का यह लक्षण पर्याय में भी पाया जाता है, क्योंकि पर्याय भी द्रव्य के आश्रय से रहती है, उसमें भी गुण नहीं होते, अतः यह लक्षण ठीक नहीं है। देखो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया। किसी ने प्रश्न किया कि आप ये जो कह रहे हो कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा ये पर्याय में भी घटित होता है, क्यों? क्योंकि पर्याय भी द्रव्य के आश्रय से रहती है और वो भी गुणहीन होती है, इसीलिए पर्याय भी गुण हो जाएंगे। तो समाधान क्या कहते हैं? ये प्रश्न समझ में आया? आया कि नहीं आया है? कौन बताएगा प्रश्न क्या रहा? गुण और पर्याय के बीच का अंतर नहीं है, समझ में आया, लेकिन नहीं समझ हाँ, में जो आया। लक्षण बताया है वो लक्षण एक एंगल से पर्याय में भी घटित होता है, और पर्याय में भी घटित होता है। तो पूछने वाले ने यही बोला कि भाई फिर तो पर्याय भी गुण हो जाएगी। तो देखो समाधान करते क्या है, नहीं, गुण तो सदा ही द्रव्य के आश्रय से होता है, कभी भी द्रव्य को नहीं छोड़ता, किंतु पर्याय अनित्य होती है, एक जाती है दूसरी आती है, अतः गुण का उक्त लक्षण पर्याय में नहीं है। यानी पर्याय द्रव्य के सर्वांग में तो होती है, लेकिन सर्वकाल होती नहीं है, इतना समझ लो। क्या बोला? द्रव्य गुण के सर्वांग में, गुण द्रव्य के सर्वांग में रहता है और सर्वकालिक रहता है, इसीलिए वो द्रव्य आश्रय कहलाता है, जबकि पर्याय गुण के सर्वांग में नहीं रहती, सर्वांग में तो रहती लेकिन सर्वकाल एक जाती है तब दूसरी आती। इस एंगल से वो जो द्रव्याश्रय पाने वाली बात है वो मात्र गुण में घटित होती है, पर्याय में घटित नहीं होती। अब देखो 42 नंबर का प्रश्न, पर्याय की क्या परिभाषा है वो बताते हैं। तद्भाव परिणामाः, सूत्र बोलिए 42 नंबर, तद्भाव परिणामाः, तद्भाव परिणामा, बहुत बढ़िया। तद्भाव यानी उसका होना, किस रूप होना? यानी परिणाम, परिणमन रूप में जो होना होता है उसे परिणाम या पर्याय कहते हैं। तद्भाव गुण है और हो रहा है, लेकिन किस रूप में हो रहा है? परिणमित होते हुए हो रहा है। जो परिणमित होते हुए होना वो पर्याय। बात समझ में आई? हमने क्या परिभाषा पढ़ी? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, तो परिणमन लिया, तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं तद्भाव, मतलब है, किस रूप में है? परिणमन के रूप में है। यानी समझना थोड़ा सा कि द्रव्य जो गुण जो रहेगा वो गुण कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्याय के रूप में ही तो रहेगा ना, उसे परिणाम कहता है। परिणाम दो प्रकार के बोले, एक तो अनादि और एक सादि। अनादि की अपेक्षा से, प्रवाह अपेक्षा से, कि हर समय पर गुण ज्ञान 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 रूप परिणमित हो रहा है, ये वो प्रवाह की अपेक्षा अनादि। और सादी मतलब प्रति समय नया नया ज्ञान है, हम रोज तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं कि नया नया सूत्र पढ़ रहे हैं? बोले प्रवाह की अपेक्षा रोज तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं और हर दिन नया नया सूत्र पढ़ते हैं, आज 2 सूत्र पढ़ लिए 41 और 42, तो ये बात पर्याय में आती है। बराबर, धर्मादि 4 द्रव्य, जीव और पुद्गल दोनों परिणाम, धर्मादि 4 द्रव्य के दोनों के परिणाम आगम से जाने